बच्चों, तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इसकी प्रश्नावली 13.1 करेंगे। प्रश्न 1, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक 60 रुपये, 8 घंटों तक 100 रुपये, 12 घंटों तक 140 रुपये, 24 घंटों तक 180 रुपये। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग के समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। बच्चों, सर्वप्रथम तो यह जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है। बच्चों, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम बाजार में चीनी खरीदने जाते हैं तो हम चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम हमें दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपये है। यही चीनी 2 किलो 80 रुपये में मिलती है। 2 किलो चीनी का मूल्य 80 हो जाता है। 5 किलो चीनी का मूल्य 200 रुपये हो जाता है। 10 किलो चीनी का मूल्य 400 रुपये हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर चीनी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। बच्चों, अगर चीनी की मात्रा बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। बच्चों, इन्हें हम दो राशियां मान सकते हैं। चीनी की मात्रा को अगर हम x मानते हैं और मूल्य को अगर y मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि x के बढ़ने से y भी बढ़ता है और x के घटने से y भी घटता है। तो दोनों राशियां एक साथ बढ़ती या घटती हैं। और बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम x अनुपात y निकालें या x बटा y निकालें तो यह बच्चों 1/40, यह 2/80, यह 5/200, यह 10/400, यह सभी अचर रहते हैं। बच्चों, सभी को अगर हम सरल करते हैं तो हम पाते हैं कि यह 1/40 है। तो बच्चों, यहाँ पर x बटा y यह अनुपात 1/40 है और यह इस चीनी की मात्रा और मूल्य के लिए अचर है। अचर को हम k से लिख सकते हैं। तो बच्चों, x अपॉन y यहाँ पर k है। हम कह सकते हैं कि x बराबर ky है, या इसको हम कह सकते हैं कि x समानुपाती है y के, यानी x सीधे सीधे y के समानुपाती है। x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x घटता है तो y भी घटता है। तो हम कहते हैं कि बच्चों, दो राशियां x और y प्रत्यक्ष या सीधे समानुपात में, या इसको हम कह सकते हैं कि परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती हैं यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है। यदि x बटा y k हो, यहाँ पर k एक धनात्मक अचर होता है, तो x और y परस्पर अनुक्रमानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात में हैं कहलाती हैं। अब बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। बच्चों, 4 घंटों तक यह 60 रुपये लगते हैं, 8 घंटों के लिए यह 100 रुपये लगते हैं, 12 घंटों के लिए 140 रुपये लगते हैं, 24 घंटों के लिए 180 रुपये लगते हैं। बच्चों, यह जो समय दिया गया है इसको अगर हम x मान लेते हैं, इस राशि को x मान लेते हैं, और बच्चों यह जो शुल्क दिया गया है इतने समय के लिए शुल्क इतना है, इसको हम दूसरी राशि y मान लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें देखना होगा कि x अपॉन y की x बटा y क्या ये कोई धनात्मक अचर आता है। तो बच्चों, 4 घंटों तक इसको हम x1 कहेंगे, 8 घंटों तक इसको हम x2 कहेंगे, 12 घंटों तक इसको x3 कहेंगे, 24 घंटों तक इसको x4 कहेंगे। 60 रुपये को हम x1 के
लिए y1 कहेंगे। इसी तरह से 100 रुपये को y2, 140 को y3, 180 को y4 कहेंगे। अब हम यह देखेंगे कि x1 बटा y1 कितना है, x2 बटा y2 कितना है, x3 बटा y3 कितना है और x4 बटा y4 कितना है। x1 बटा y1 यह 4 बटा 60 होगा, x2 बटा y2 यह 8 बटा 100 होगा, x3 बटा y3 यह 12 बटा 140 होगा, x4 बटा y4 यह 24 बटा 180 होगा। बच्चों 4 को 4 से भाग देते हैं 1 आता है, 4 को 60 से भाग देते हैं 15 आता है, तो x1 बटा y1 1 बटा 15 होगा। 4 को 8 से भाग देते हैं 2 आता है, 4 को 100 से भाग देते हैं 25 आता है, तो x2 बटा y2 2 बटा 25 होगा। 12 को 4 से भाग देते हैं 3 आता है, 140 को 4 से भाग देते हैं तो यह 35 आता है। तो बच्चों x3 बटा y3 यह 3 बटा 35 होगा। 24 को 4 से भाग देते हैं तो यह 6 आता है, 180 को 4 से भाग देते हैं तो यह 45 आता है, 6 को 3 से भाग देते हैं तो यह 2 आता है, 45 को 3 से भाग देते हैं 15 आता है, तो x4 बटा y4 2 बटा 15 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 बटा y1 यह बराबर नहीं है x2 बटा y2 के, यह बराबर नहीं है x3 बटा y3 के, यह बराबर नहीं है x4 बटा y4 के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो दो राशियां हमने समय को x माना है और मूल्य को हमने y माना है, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए x बटा y बराबर यह अचर, यह धनात्मक अचर नहीं है। तो बच्चों कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर अतः कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, यह होगा। बच्चों प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। बच्चों इसको सारणी में भी दिखाया गया है। लाल रंग के पदार्थ के भाग यहाँ पर 1 दिखाया गया है, मूल मिश्रण के भाग यहाँ पर 8 लिखा गया है सारणी में। बच्चों लाल रंग के पदार्थ के भाग को हम x मान लेते हैं, इस राशि को x मान लेते हैं, मूल मिश्रण के भाग को हम y मान लेते हैं। बच्चों यह प्रत्यक्ष अनुपात होगा, क्योंकि अगर हम लाल रंग के पदार्थ के भाग इस राशि को बढ़ाएंगे तो मूल मिश्रण के भाग यह राशि भी बढ़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर लाल रंग के पदार्थ के भाग को हमने x लिया है, मूल मिश्रण के भाग को हमने y लिया है। तो क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुपात है तो x बटा y बराबर धनात्मक अचर k होगा और बच्चों यह बराबर होगा x1 बटा y1 के बराबर x2 बटा y2 के बराबर x3 बटा y3 के बराबर x4 बटा y4 के बराबर x5 बटा y5 के। इसी तरह से बच्चों यह आगे भी चलता रहेगा। बच्चों यहाँ पर हम एक, क्योंकि यह x के विभिन्न मान हैं तो 1 को हम x1 मान सकते हैं, 4 को x2, 7 को x3, 12 को x4, 20 को x5। और बच्चों मूल मिश्रण के भाग y है, इनके विभिन्न मान हम 8 को y1 रखेंगे क्योंकि x1 के लिए यह y1 होगा,
इसी तरह से यहाँ पर रिक्त स्थान में हम मान लेते हैं कि यह यहाँ पर y2 आएगा, आगे रिक्त स्थान में y3 आएगा, इसके बाद रिक्त स्थान में y4 आएगा और अंतिम रिक्त स्थान में x5 के लिए यह y5 आएगा। पहले रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। x1 वटा y1 बच्चों यह k होगा और बच्चों x1 यहाँ पर 1 है और y1 यहाँ पर 8 है, तो बच्चों k बराबर 1 बटा 8 होगा और k का यह मान बच्चों अचर रहेगा। अब बच्चों x2 वटा y2 यह k होना चाहिए, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे x2 वटा y2 बराबर k मतलब 1 बटा 8। x2 यहाँ पर 4 है, y2 हमें ज्ञात करना है बराबर 1 बटा 8। अब बच्चों वज्र गुणन से हम कह सकते हैं कि y2 गुणा 1 बराबर 4 गुणा 8। इसको हम लिख सकते हैं y2 गुणा 1 यह y2 होगा, y2 बराबर 8 गुणा 4 यह 32 होगा। तो बच्चों y2 बराबर 32, पहले रिक्त स्थान में 32 आएगा। बच्चों दूसरे रिक्त स्थान को भरने के लिए x3 वटा y3 बराबर कांस्टेंट होगा, बराबर अचर k होगा। x3 यहाँ पर 7 है, y3 हमें रिक्त स्थान के लिए ज्ञात करना है, बराबर k को हम 1 बटा 8 रखेंगे। वज्र गुणन से y3 गुणा 1 बराबर 7 गुणा 8 होगा। y3 गुणा 1 y3 होता है, तो y3 बराबर 7 गुणा 8 56 होता है, तो बच्चों y3 बराबर 56 आएगा। दूसरे रिक्त स्थान में y3 बराबर इस रिक्त स्थान में 56 आएगा। बच्चों तीसरे रिक्त स्थान को भरने के लिए x4 वटा y4 बराबर k लिखेंगे। x4 यहाँ पर 12 है, y4 का मान ज्ञात करना है बराबर k को हम 1 बटा 8 रखेंगे। वज्र गुणन से हम y4 गुणा 1 बराबर 12 गुणा 8 लिखेंगे। y4 गुणा 1 y4 होता है, बराबर 12 गुणा 8 यह 96 होता है, तो बच्चों y4 बराबर 96 होगा। रिक्त स्थान में y4 के लिए 96 आएगा। अंतिम रिक्त स्थान के लिए हम x5 वटा y5 बराबर k लिखेंगे। x5 यहाँ पर 20 है, y5 हमें ज्ञात करना है बराबर k को हम 1 बटा 8 लिखेंगे। वज्र गुणन से हम कह सकते हैं y5 गुणा 1 बराबर 20 गुणा 8। y5 गुणा 1 y5 होता है, बराबर 20 गुणा 8 यह 160 होता है, तो बच्चों y5 बराबर 160 होगा। तो अंतिम रिक्त स्थान में y5 की जगह 160 आएगा। तो बच्चों प्रथम रिक्त स्थान में 32 आएगा, द्वितीय रिक्त स्थान में 56 आएगा, तृतीय रिक्त स्थान में 96 आएगा, चतुर्थ रिक्त स्थान में 160 आएगा। बच्चों हमने सारणी को पूरा कर लिया है। हमने वे भाग ज्ञात कर लिए हैं जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। चलिए बच्चों प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। बच्चों सारणी में हमने लाल रंग के पदार्थ के भाग इसको हमने x माना था, मूल मिश्रण के भाग इसको हमने y माना था। अब यहाँ पर दिया गया है लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए, तो बच्चों यहाँ पर हम एक भाग लिख लेते हैं। 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है। सारणी में हम मूल मिश्रण के भाग एक भाग के लिए यहाँ पर हम 75 मिलीलीटर लिख लेते हैं। तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितने लाल रंग का पदार्थ
मिलाना चाहिए। बच्चों हम मान लेते हैं कि लाल रंग का पदार्थ यह हमें X मिलाना चाहिए। मूल मिश्रण के भाग यहाँ पर इसके लिए 1800 मिलीलीटर दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर जो अनुपात K होगा, यानी यह अचर जो होगा, यह K का मान 1/75 होगा। 75 यह मिलीलीटर में है और एक भाग है। बच्चों यह अनुपात समान रहना चाहिए। दूसरे स्तंभ के लिए अनुपात X/1800 होगा। बच्चों यह भी इस K के बराबर होना चाहिए। तो X/1800 बराबर K को हम 1/75 लिखेंगे। वज्र गुणन से हम कह सकते हैं X गुणा 75 बराबर 1800 गुणा 1। अब इसको हम X बराबर 1800 गुणा 1/75 लिख सकते हैं। 1800 को 5 से काटते हैं तो बच्चों यह 360 आता है। 75 को 5 से काटते हैं तो बच्चों यह 15 आता है। 360 को 15 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 24 आता है। बच्चों X क्या है? यहाँ पर लाल रंग के पदार्थ के भाग हैं। तो बच्चों यह X बराबर 24 भाग होगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें 24 भाग लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए, यह होगा। अतः मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें 24 भाग लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 4, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? बच्चों यहाँ पर दिया गया है, पहले तो हम एक सारणी बना लेते हैं। इसके प्रथम पंक्ति में घंटे और द्वितीय पंक्ति में बोतलें हमने लिख लिया है। बच्चों घंटे को यहाँ पर हम राशि x मानेंगे और बोतलें इसको हम राशि y मानेंगे। बच्चों दिया गया है 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो घंटे के लिए 6 लिखेंगे, बोतलें इसके लिए 840 लिखेंगे। 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जाती हैं। 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी, यह बच्चों हमने ज्ञात करना है। बच्चों यह यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुपात है। 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जाती हैं, तो घंटों को बढ़ाया जाएगा तो बोतलें ज़्यादा भरी जाएंगी, घंटों को कम किया जाएगा बोतलें कम भरी जाएंगी। बच्चों यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है। बच्चों घंटों को हमने x माना है, बोतलों को हमने y माना है। बच्चों 6 को हम यहाँ यह x1 लिखेंगे और 840 को हम यह y1 लिखेंगे। 5 को यहाँ हम x2 लिखेंगे और बच्चों हमें y2 नहीं दिया गया, इसको हमें ज्ञात करना है। बच्चों प्रत्यक्ष अनुपात यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि x/y यह x1/y1 x2/y2 और इसी तरह से आगे यह धनात्मक अचर होगा। यहाँ पर बच्चों x1/y1 यह 6/840 है। बच्चों 6 को 6 से भाग देते हैं 1 आता है और 6 को 840 से भाग देते हैं तो यह 140 आता है। तो बच्चों k का मान यहाँ पर 1/140 होगा। अब बच्चों यहाँ पर x2/y2 यह k के बराबर होगा। तो x2 यहाँ पर 5 है, y2 हमें ज्ञात करना है, बराबर k को 1/140 लिखेंगे। बच्चों वज्र गुणन से हम कह सकते हैं y2 गुणा 1 बराबर 5 गुणा 140। y2 गुणा 1 यह y2 होगा, बराबर 5 को 140 में गुणा करते हैं तो यह 700 आता है। तो बच्चों y2 बराबर 700 होगा। y2 का मतलब बोतलें, तो यहाँ पर 5 घंटों में 700 बोतलें भरी जाएंगी। प्रश्न में पूछा गया है वह मशीन 5 घंटों में कितनी बोतलें भरेगी। तो बच्चों अतः वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा।
प्रश्न 5, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? बच्चों, यहाँ पर यह बैक्टीरिया दिखाया गया है। इस बैक्टीरिया को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चों, वास्तविक लंबाई तो कुछ और थी। उसको 50,000 गुना बड़ा करने पर, आवर्धित करने का मतलब उसकी प्रतिबिंब को 50,000 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चों, प्रश्न के प्रथम भाग में हमें वास्तविक लंबाई ज्ञात करनी है और द्वितीय भाग में फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। पहले हम इस प्रश्न का पहला भाग कर लेते हैं। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? बच्चों, यहाँ पर जो कथन दिया गया है, जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चों, वास्तविक लंबाई कुछ और है। इसको 50,000 गुना बढ़ाया जाता है, तब जाके यह 5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी वास्तविक लंबाई को हम गुणा करते हैं 50,000 से, तो हमें 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई प्राप्त हो जाती है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वास्तविक लंबाई गुणा 50,000 बराबर 5 सेंटीमीटर। बच्चों, 50,000 का पक्षांतरण करेंगे तो इस तरह से वास्तविक लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर बटा 50,000। बच्चों, 5 को हम 5 गुणा 1 लिखेंगे, 50,000 को हम 5 गुणा 10,000 लिखेंगे। इतने सेंटीमीटर होगी, 5 से 5 कट जाता है, 1 बटा 10,000। क्योंकि बच्चों 10,000 को हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं, 10,000 में 4 शून्य हैं, तो 1 बटा 10,000 को हम 1 बटा 10 की घात 4 लिखेंगे और इसको हम 1 गुणा 10 की घात ऋण 4 लिखेंगे घातांक के नियम से। तो बच्चों, वास्तविक लंबाई 1 गुणा 10 की घात ऋण 4 इतने सेंटीमीटर होगी। इसको हम 10 की घात ऋण 4, क्योंकि 1 को 10 की घात ऋण 4 में गुणा करें तो यह 10 की घात ऋण 4 होता है। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई 10 की घात ऋण 4 सेंटीमीटर होगी। बच्चों, एक उत्तर तो यह होगा। अब हम इस प्रश्न का दूसरा भाग कर लेते हैं। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? बच्चों, पहले तो हम एक सारणी, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है, यह सारणी हमने बना ली है। इस सारणी में हमने लंबाई और आवर्धन पंक्तियों में लिखा है। बच्चों, लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसका आवर्धन 50,000 गुना किया जाता है। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, यह लंबाई सेंटीमीटर में है। जब लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो कितना आवर्धन किया जाता है? 50,000 गुना। यहाँ पर पूछा गया है फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाता है, तो यहाँ पर आवर्धन के लिए 20,000 लिख लेते हैं। तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? बच्चों, हम मान लेते हैं कि यह आवर्धित लंबाई x होगी। बच्चों, यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है, क्योंकि जितना आवर्धन हम करेंगे उतना ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात के लिए बच्चों यहाँ पर हम धनात्मक अचर निकाल लेते हैं। यह धनात्मक अचर के बराबर बच्चों 5 बटा 50,000 होगा। 5 बटा 50,000, यह 1 बटा 10,000 होगा। अब इस प्रत्यक्ष अनुपात के लिए यह अचर x बटा 20,000 भी होना चाहिए। बच्चों, के यहाँ पर हमने ज्ञात किया हुआ है, यह 1 बटा 10,000 है, बराबर x बटा 20,000।
वज्र गुणन से हम कह सकते हैं कि x गुणा 10,000 बराबर 20,000 गुणा 1। 20,000 गुणा 1 20,000 होता है। बच्चों 10,000 का पक्षांतरण कर लेते हैं तो x बराबर 20,000 गुणा 1 बटा 10,000 आ जाता है। बच्चों 4 शून्य से 4 शून्य हम काट सकते हैं। 2 गुणा 1 2 होता है बटा 1, 2 बटा 1 2 होता है। तो बच्चों x बराबर 2 और यह सेंटीमीटर होगा। बच्चों प्रश्न में पूछा गया है उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, तो उसकी आवर्धित लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों प्रश्न 6 करते हैं। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। बच्चों यहाँ पर एक आकृति हम देख रहे हैं, यह हम मान लेते हैं कि मॉडल है। अब बच्चों जहाज का जो वास्तविक रूप होता है यह इतना बड़ा तो नहीं होता। अगर हम उसका मॉडल तैयार करें तो मॉडल को उतना बड़ा दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसका एक अनुपात में उसकी सभी चीजें दिखाई जाती हैं। तो बच्चों मॉडल जो होगा उसके वास्तविक आकार का एक अनुपात होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए हमने एक सारणी बना ली है। बच्चों जहाज के मस्तूल की जो लंबाई है यह वास्तविक लंबाई है, यह मीटर में यहाँ पर दर्शाई गई है, और उसके मॉडल में मस्तूल की लंबाई यह सेंटीमीटर में बच्चों यहाँ दर्शाई गई है। क्योंकि हमें जो मॉडल हम उसका बनाएंगे यह छोटा रूप में बनाएंगे, तो जहाज की वास्तविक मस्तूल की जो लंबाई है वो मीटर में होगी और मॉडल में जो मस्तूल की लंबाई है यह सेंटीमीटर में होगी। अब प्रश्न में दिया गया है एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो बच्चों यहाँ पर मॉडल में मस्तूल की लंबाई सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हम 9 सेंटीमीटर रख लेते हैं। यह 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल यह 12 मीटर ऊंचा है। तो बच्चों वास्तविक जहाज का मस्तूल मीटर में 12 है, तो बच्चों यहाँ पर 12 रख लेते हैं। तो प्रथम स्तंभ इस सारणी का पूरा हो गया है। जहाज के मस्तूल की जब वास्तविक लंबाई 12 है, मॉडल में मस्तूल की लंबाई को 9 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। अब प्रश्न में दिया गया है यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है, यह वास्तविक लंबाई 28 मीटर है जहाज की, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है। हमें मॉडल की लंबाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि यह मॉडल की लंबाई y है। बच्चों क्योंकि यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है, जहाज का मस्तूल वास्तविक जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होता जाएगा, मॉडल में मस्तूल की लंबाई उतनी ही बड़ी दिखानी पड़ेगी। वास्तविक लंबाई कम होती चली जाएगी, मॉडल में मस्तूल की लंबाई को भी हमें कम दिखाना होगा, यह भी कम होती चली जाएगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात से यहाँ पर जो धनात्मक अचर है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों k बराबर यह 12/9 होगा। अब बच्चों यह अचर 28/y के लिए भी यही रहेगा, तो 28/y बराबर k होगा। k का मान बच्चों यहाँ पर रख लेते हैं। 28/y बराबर 12/9। वज्र गुणन से हम कह सकते हैं y गुणा 12 बराबर 28 गुणा 9 होगा। 12 का पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर 28 गुणा 9/12 हो जाता है। 9 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है, 12 को 3 से भाग देते हैं 4 आता है, 28 को 4 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 7 आता है, और 7 गुणा 3 बराबर यह 21 होता है। तो बच्चों y बराबर यह 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मॉडल में मस्तूल की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो y बराबर 21 सेंटीमीटर होगी। y यहाँ पर क्या है, मॉडल में मस्तूल की लंबाई सेंटीमीटर में है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है, अतः उसके मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा।
बच्चों प्रश्न 7 करते हैं। इसमें दिया गया है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? भाग 1 5 किलोग्राम, भाग 2 1.2 किलोग्राम। बच्चों अगर चीनी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो क्रिस्टलों की संख्या बढ़ जाएगी, चीनी की मात्रा को कम किया जाएगा तो क्रिस्टलों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो बच्चों हमने एक सारणी बनाई हुई है। पहली पंक्ति में हमने चीनी की मात्रा किलोग्राम में लिखी हुई है, दूसरी पंक्ति में हमने क्रिस्टलों की संख्या को लिखा हुआ है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार अगर चीनी की मात्रा 2 किलोग्राम है तो क्रिस्टलों की संख्या 9 गुणा 10 की घात 6 है। बच्चों यहाँ पर पूछा गया है 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। हम मान लेते हैं कि यह क्रिस्टल Y1 होंगे। अब बच्चों Y1 हमने क्यों माना है? क्योंकि क्रिस्टलों की संख्या को हम राशि Y मान लेते हैं और चीनी की संख्या को यह राशि हम X मान लेते हैं। अब भाग 2 में पूछा गया है 1.2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। तो बच्चों चीनी के लिए यहाँ पर हम 1.2 किलोग्राम रख लेते हैं। क्रिस्टलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ पर यह हम Y2 मान लेते हैं। तो बच्चों हमें Y1 और Y2 ज्ञात करना है। अब क्योंकि यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है तो बच्चों यहाँ पर हम धनात्मक अचर जिसको हम K कहते हैं प्रत्यक्ष अनुपात के लिए इसको निकाल लेते हैं। यह बच्चों x बटा y होगा और बच्चों x बटा y यहाँ पर प्रथम स्तंभ के लिए 2/9 गुणा 10 की घात 6 है। बच्चों यह अचर द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के लिए भी रहेगा। तो भाग 1 के लिए 5/y1 बराबर यह k होगा। इसी तरह से भाग 2 के लिए 1.2/y2 बराबर k ही रहेगा। अब बच्चों भाग 1 पूरा कर लेते हैं। 5/y1 बराबर k को यहाँ पर 2/9 गुणा 10 की घात 6 रखेंगे। वज्र गुणन से हम कह सकते हैं y1 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। बच्चों 2 का पक्षांतरण करने से y1 बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6/2 आ जाता है। 5 गुणा 9 यह 45 होता है गुणा 10 की घात 6/2। तो बच्चों y1 बराबर 45 को 2 से भाग देते हैं तो यह 22.5 आता है। तो बच्चों y1 बराबर 22.5 गुणा 10 की घात 6 होगा। अब बच्चों इस संख्या को मानक रूप में बदलेंगे। दशमलव को एक अंक से हटाएंगे तो बच्चों यह 2.25 हो जाता है और दशमलव को हमने बाएं तरफ हटाया है तो यह 10 की घात पहले 6 है तो एक घात और बढ़ जाती है तो यह 7 हो जाती है। तो बच्चों y1 को हम 2.25 गुणा 10 की घात 7 लिखेंगे। y1 क्रिस्टलों की संख्या है 5 किलोग्राम चीनी के लिए। तो बच्चों y1 बराबर सारणी में हम लिख देते हैं 2.25 गुणा 10 की घात 7। अतः 5 किलोग्राम चीनी में 2.25 गुणा 10 की घात 7 क्रिस्टल होंगे। बच्चों यह भाग 1 का उत्तर होगा। अब हम भाग 2 को पूरा कर लेते हैं। 1.2 बटा y2 बराबर k का मान हम रखेंगे 2/9 गुणा 10 की घात 6। वज्र गुणन से हम कह सकते हैं y2 गुणा 2 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। 2 का पक्षांतरण करने से y2 बराबर 1.5 गुणा 9। बच्चों यह 1.2 है, 1.5 नहीं है। तो बच्चों y2 गुणा 2 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। 2 का पक्षांतरण करने से y2 बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6/2 हो जाता है। 1.2 को 2 से भाग करते हैं तो बच्चों यह 0.6 आता है। 0.6 को 9 से गुणा करेंगे तो यह 5.4 आता है।
तो बच्चों y2 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 6 होगा। अतः 1.2 किलोग्राम चीनी में 5.4 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 9, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? बच्चों मानचित्र को एक पेज पर दिखाया जाता है। सड़क पर दूरियां किलोमीटर में होती हैं। मानचित्र को यह किलोमीटर की दूरी निरूपित करने के लिए हमें पैमाना मानना होता है। तो मानचित्र में हम सेंटीमीटर में दूरी को दिखाते हैं और सड़क पर दूरी किलोमीटर में होती है, लेकिन यह समान अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात में इनको दिखाया जाता है। सड़क की दूरी मानचित्र में दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में होती है, क्योंकि सड़क पर दूरी जितना हम बढ़ाएंगे मानचित्र में दूरी को हमने उतना ही ज्यादा दिखाना होगा। तो यह प्रत्यक्ष अनुपात में होती है, सड़क पर दूरी और मानचित्र में दूरी। सड़क पर दूरी किलोमीटर में होती है तो मानचित्र में दूरी को सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है या यहाँ पर दर्शाया गया है। अब बच्चों हमने एक सारणी पहले से बनाई हुई है। प्रथम पंक्ति में सड़क पर दूरी किलोमीटर में और द्वितीय पंक्ति में मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर में, यह लिखा गया है। तो बच्चों प्रश्न में दिया गया है पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर सड़क पर जो है यह निरूपित करती है। तो बच्चों सड़क पर दूरी किलोमीटर में 18 है, मानचित्र में यह दूरी 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बच्चों सड़क पर दूरी यह 72 किलोमीटर है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मानचित्र में यह दूरी x सेंटीमीटर है। बच्चों यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है। तो बच्चों यहाँ पर हम धनात्मक अचर k को ज्ञात कर लेते हैं। यह बच्चों 18/1 होगा। अब यह k का मान बच्चों द्वितीय स्तंभ के लिए भी रहेगा, यानी 72/x बराबर यह भी k होगा। तो 72/x बराबर k का मान 18/1 रख लेते हैं। बच्चों वज्र गुणन से हम कह सकते हैं x गुणा 18 बराबर 72 गुणा 1। 18 का पक्षांतर करने से x बराबर 72 गुणा 1/18 आ जाता है। 72 को 18 से भाग देते हैं तो यह 4 होता है। 4 गुणा 1 बराबर 4। तो बच्चों x यहाँ मानचित्र में दूरी है, यह सेंटीमीटर में होगी, तो यह x बराबर 4 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न में पूछा गया है उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? अतः रश्मि के द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए प्रश्न 9 करते हैं। इसमें दिया गया है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। भाग 1, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई। भाग 2, उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। बच्चों यहाँ पर हमने एक सारणी पहले से ही बना के रखी हुई है। प्रथम पंक्ति में खंबे की ऊंचाई को दिखाया गया है, यह ऊंचाई सेंटीमीटर में दिखाई गई है। छाया की लंबाई यह भी सेंटीमीटर में दिखाई गई है। बच्चों हम जानते हैं कि खंबे की जो ऊंचाई होगी इसकी छाया बनेगी, और अगर खंबे की ऊंचाई को हम बढ़ाते हैं तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी। खंबे की ऊंचाई को अगर हम घटाते हैं तो छाया की लंबाई भी घटेगी। हमें यह ऊंचाई बढ़ाना और घटाना उसी समय पर करना होगा। उसी समय पर हम खंबे की लंबाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी या घटेगी। तो बच्चों यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर खंबे की ऊंचाई और
छाया की लंबाई मीटर सेंटीमीटर में दी गई है। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर। बच्चों इन सभी मात्रकों को हमने मीटर या सेंटीमीटर एक ही मात्रक में बदलना होगा। बच्चों हम इनको सभी लंबाइयों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, खंबे की ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, छाया की लंबाई जो दी गई है उनको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर 100 गुणा 5, 500 सेंटीमीटर होगा। 3 मीटर बराबर 3 गुणा 100, यह 300 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से 10 मीटर बराबर 10 गुणा 100, यह 1000 सेंटीमीटर होगा। बच्चों 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम 5 मीटर धन 60 सेंटीमीटर लिखेंगे। 5 मीटर यह 500 सेंटीमीटर होता है, धन 60 सेंटीमीटर। 500 में 60 जोड़ते हैं तो यह 560 आता है। तो बच्चों 5 मीटर 60 सेंटीमीटर बराबर 560 सेंटीमीटर होगा। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर धन 20 सेंटीमीटर होगा। इसको हम 300 सेंटीमीटर धन 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। दोनों को जोड़ने से यह 320 सेंटीमीटर होगा। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हम 10 मीटर धन 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको हम 1000 सेंटीमीटर धन 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। दोनों को जोड़ने से यह 1050 सेंटीमीटर हो जाता है। बच्चों 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर लिखेंगे। बच्चों प्रश्न में दिया गया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब 560 सेंटीमीटर। ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको हम 320 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो बच्चों सारणी को हम भर लेते हैं। खंबे की ऊंचाई 560 सेंटीमीटर है, तो छाया की लंबाई 320 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि 1050 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई। खंबे की ऊंचाई को हम 1050 रखेंगे। इस ऊंचाई वाले खंबे की छाया की लंबाई हम मान लेते हैं कि यह 22 होगी। अब बच्चों भाग 2 में दिया गया है उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छाया की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर है। तो छाया की लंबाई 500 सेंटीमीटर के लिए खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि 500 सेंटीमीटर के लिए खंबे की ऊंचाई x सेंटीमीटर है। बच्चों सारणी के प्रथम स्तंभ से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। k यहाँ पर धनात्मक अचर है। बच्चों यह 560 वटा 320 होगा। सारणी के द्वितीय स्तंभ से हम कह सकते हैं कि 1050 वटा y, यह बच्चों k होगा। k का मान हम रख लेते हैं। तो 1050 वटा y इज इक्वल टू 560 वटा 320। वज्र गुणन से हम कह सकते हैं y गुणा 560 इज इक्वल टू 1050 गुणा 320। 560 का पक्षांतर करते हैं तो बच्चों y बराबर 1050 गुणा 320 वटा 560 आ जाता है। बच्चों शून्य से शून्य कट जाता है। 4 को 32 से भाग देते हैं 8 आता है। 4 को 56 से भाग देते हैं 14 आता है। 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है। 14 को 2 से भाग देते हैं 7 आता है। 1050 को 7 से भाग देते हैं तो बच्चों यह 150 आता है। 150 में 4 की गुणा करते हैं तो बच्चों यह 600 आता है। तो बच्चों y बराबर 600 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको हमें 100 से भाग देना होगा। तो y बराबर यह 6 मीटर आ जाता है। तो बच्चों सारणी में y को हम 6 मीटर लिखेंगे।
यहाँ पर 600 सेंटीमीटर है और यह 600 सेंटीमीटर का मतलब 6 मीटर। बच्चों भाग 1 का उत्तर 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई 6 मीटर होगी। बच्चों यह उत्तर होगा इस भाग का। बच्चों भाग 2 करते हैं। भाग 2 के लिए तृतीय स्तंभ से हम कह सकते हैं कि x बटा 500 बराबर k होगा। बच्चों k का मान रख लेते हैं यहाँ पर। k को 560 बटा 320 रखेंगे। वज्र गुणन से x गुणा 320 बराबर 560 गुणा 500। 320 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 560 गुणा 500 बटा 320। शून्य से शून्य कट जाता है। 4 को 56 से भाग देते हैं 14 आता है। 4 को 32 से भाग देते हैं यह 8 आता है। 14 को 2 से भाग देते हैं 7 आता है। 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है। 500 को 4 से भाग देते हैं 125 आता है। 7 गुणा 125 यह 875 होता है। तो बच्चों x बराबर 875 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों सारणी में 875 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। बच्चों x बराबर 875 को हम 800 धन 75 लिखेंगे। 800 सेंटीमीटर धन 75 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर को हम 8 मीटर कह सकते हैं क्योंकि 800 बराबर 8 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो यह 8 मीटर होगा धन 75 सेंटीमीटर। तो बच्चों x बराबर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर होगा। अतः खंबे की ऊंचाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है। बच्चों यह इस भाग का उत्तर होगा। चलिए बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर दूरी तय करता है। 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। बच्चों यहाँ पर दिया गया है ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे 5 घंटे में। बच्चों यहाँ पर मात्रक समय के मिनट और दूसरा यहाँ पर घंटा दिया गया है। इन मात्रकों को समान करना होगा, या तो मिनट को घंटे में या घंटों को मिनट में बदलना होगा। बच्चों हमने एक सारणी बना रखी है। यहाँ पर दूरी हमने किलोमीटर में दिखाई हुई है और समय हमने मिनट में दिखाया हुआ है। तो हम 5 घंटों को पहले मिनट में बदल लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 5 घंटे बराबर 60 गुणा 5 मिनट होगा। 60 में 5 की गुणा करते हैं तो यह 300 आता है। तो बच्चों 5 घंटे बराबर 300 मिनट होगा। प्रश्न में दिया गया है ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। समय 25 मिनट के लिए 14 किलोमीटर सारणी में हम रखेंगे। चाल वही रहे तो 5 घंटे में, 5 घंटे का मतलब 300 मिनट। तो 300 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाएगा। बच्चों हम मान लेते हैं कि 300 मिनट में यानी 5 घंटे में यह x किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। बच्चों क्योंकि समय और दूरी यह दोनों राशियां प्रत्यक्ष अनुपात में होती हैं। क्योंकि समय अगर बढ़ाया जाता है चाल वही रहती है तो दूरी बढ़ती जाती है। कम समय में कम दूरी तय की जाती है उसी चाल से, और ज़्यादा समय में उसी चाल से ज़्यादा दूरी तय की जाती है। तो बच्चों यह प्रश्न प्रत्यक्ष अनुपात का है। बच्चों इस प्रश्न के लिए हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि प्रथम स्तंभ से 14/25 होगा। k यहाँ पर धनात्मक अचर है। बच्चों द्वितीय स्तंभ के लिए x/300 बराबर यह k होगा। k का मान रख लेते हैं। x/300 बराबर यह 14/25 होगा। बच्चों वज्र गुणन से हम कह सकते हैं कि x गुणा 25 बराबर 14 गुणा 300 होगा। 25 का पक्षांतरण करने से x बराबर 14 गुणा 300/25 होगा।
बच्चों 300 को 5 से भाग देते हैं 60 आता है, 25 को 5 से भाग देते हैं 5 आता है, 60 को 5 से भाग देते हैं 12 आता है। तो बच्चों x बराबर 14 गुणा 12, 14 को 12 से गुणा करते हैं तो यह 168 आता है। क्योंकि बच्चों दूरी किलोमीटर में है तो x किलोमीटर में होगा, तो x बराबर 168 किलोमीटर होगा। प्रश्न में पूछा गया यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, अतः वह 5 घंटे में 168 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। बच्चों यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।